हाय एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आपका रिवीजन अच्छे से जा रहा है, आपका आंसर राइटिंग अच्छे से हो रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग तो रोज करो। और जैसे ही आप सेकंड आंसर लिखने जा रहे हो ना, उस नोटबुक को पीछे जो आपने आंसर लिखा है बस उसको एक बेयर रीडिंग या फिर ऊपर ऊपर से बस देख लो। जो आपने पिछले दिन लिखा है वो अगले दिन भी देख लो। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग को जो हमने पीछे किया है रिवाइज हो जाता है। और जितना रिवीजन करोगे उतना ही कम है, बिकॉज आपका एक फोटो मेमोरी रहता है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, चाहे आप एकदम से ब्लैंक भी हो जाओ ना, तब भी आपको वो फोटो एकदम से दिमाग में रहेगी, आपकी आंखों में वो नजर आएगी आपको कि अरे मैंने ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और इतना लिखा है, पहले मैंने क्या लिखा है, ये सब रहता है। वो जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो सबके पास होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है। वो सबके पास रहती है, किसी की ज़्यादा अच्छी होती है जिसने ज़्यादा टाइम रिवीजन की होती है, और जिसने कम रिवीजन की होती है उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। आप रनवे 34 मूवी देख सकते हो, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दैट्स इट। उसकी बात ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं काउंटर क्लेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्डर एट रिटर्न स्टेटमेंट से। ऑर्डर एट से हमारे मोटा मोटा चार टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस के लिए। और यही प्री में भी कई बार पूछ लेते हैं कि उसका रूल नंबर बताओ। रूल नंबर्स के भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हमारा ऑर्डर एट से कई बार उन्होंने इसके बारे में पूछा हुआ है, काउंटर क्लेम के बारे में। और सेट ऑफ भी है जो बहुत बार पूछा जाता है, और एक ये है। और थर्ड हमारा टॉपिक रहता है जो कि थोड़ा ग्रे एरिया है, इतना बच्चे ध्यान नहीं देते उस पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडिशनल डब्ल्यू एस। ठीक है, क्योंकि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट बहुत ही कम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डाला जाता है। तो उसको एज अ प्रोपोजिशन बना के वो पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पे एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट एंटरटेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और एक और टॉपिक है जो कि है डिनायल्स का टॉपिक। वो डिनायल, स्पेसिफिक डिनायल, इवेजिव डिनायल, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कई बार ऐसे होता है कि उनका डिफरेंशिएशन पूछ लेते हैं। और ऐसा भी है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में भी डिफरेंस पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, और सेट ऑफ में से भी एक टॉपिक बनता है जो कि है लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। ठीक है, तो वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो आप लीगल सेट ऑफ है वो हमारा सिर्फ रूल 6 में डील किया गया है, ऑर्डर एट रूल 6 में। बट जो हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ है ना, वो यहाँ पे डील नहीं किया गया है ऑर्डर एट में, वो हमारा ऑर्डर 20 रूल 19 सब क्लॉज 3 में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर डील किया गया है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा गया है बहुत बार, वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बट आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम डील करेंगे काउंटर क्लेम से। ठीक है, तो ये हम डील करेंगे काउंटर क्लेम से। ओके, एक और हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा जो कि है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रिटर्न स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ये भी एक ग्रे पार्ट ही रहता है जो बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये क्या है कि जैसे हमने हमारे एक वीडियो में देखा था कि जो हमारा प्लेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स का एक प्रोपोजिशन किया था, उसी का ही काउंटर पार्ट है ये। मतलब जैसे हमें प्लेंट में ओरिजिनल्स डालने होते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स में भी ओरिजिनल्स डालने होते हैं। और उसका रूल रहता है हमारा रूल 1A, जो कि सब्सिक्वेंटली 2002 अमेंडमेंट एक्ट से डील किया गया था। ठीक है, तो वो हम डील करेंगे आज। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड मोड्स ऑफ सेटिंग अप काउंटर क्लेम, who may file counterclaim, and up to what stage a counterclaim may be set up, discuss the effect of counterclaim। ठीक है, तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश जुडिशरी का क्वेश्चन है 2019 का, और ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा जुडिशरी में। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं आंसर नंबर 1 की ओर। आंसर नंबर 1 में सबसे पहले आपको बताना है मीनिंग। ठीक है,
तो मीनिंग क्या होता है काउंटर क्लेम का? सो काउंटर क्लेम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ में क्या रहता है कि हमारा, अगर देखो प्लेंटिफ ने कुछ डिमांड किया मनी में, ठीक है, डिफेंडेंट से, तो डिफेंडेंट का भी कुछ उसका मनी का रहता था उससे लेना देना, ठीक है। तो उसने अपनी डब्ल्यू एस में, ठीक है, डब्ल्यू एस में उसने उसको मतलब मांगा कि मेरा भी इतना पैसा रहता है, तू मेरे को दे दे, ठीक है। तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब वो सिर्फ मनी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। और ये भी होता है कि जो डिफेंडेंट मांगेगा ना सेट ऑफ मनी का, वो जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बट जो काउंटर क्लेम है, इससे इसमें ये यही डिफरेंस है कि काउंटर क्लेम किसी भी क्लेम से रिलेटेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी मांगी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो सेट ऑफ होता है वो एक बेसिकली उस पे डब्ल्यू एस के रूल्स ही अप्लाई करते हैं। बट ये जो काउंटर क्लेम होता है ये बहुत डिफरेंट रहता है सेट ऑफ से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये प्लेंट बन जाती है, डिफेंडेंट की प्लेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम प्लेंट के रूल्स अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक है। और ये होता है कि किसी भी और सेपरेट क्लेम के लिए हम ले सकते हैं, और इसका जो क्लेम है ये प्लेंटिफ के क्लेम से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये डिफेंडेंट की प्लेंट है। तो प्लेंट में तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। ओके, सो सबसे पहले इसका मतलब बताते हैं। तो पहले तो इसका जूरिस्प्रूडेंस, आप हमेशा क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो बताओगे कि क्या जूरिस्प्रूडेंस है, क्यों है ये प्रोविजन, क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। छोटा, इतना ज़्यादा बड़ा जूरिस्प्रूडेंस नहीं लिख देना है आपको, बस एक दो लाइन का बता देना है कि ये क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो काउंटर क्लेम इसलिए है क्योंकि इसका जूरिस्प्रूडेंस ये है कि अगर मतलब प्लेन्स पे प्लेन और डब्ल्यू एस पे डब्ल्यू एस पढ़ते रहेंगे तो मतलब इतना ज़्यादा लिटिगेशन ऑलरेडी सिविल मैटर्स में तो इतना ज़्यादा रहता है, तो कभी मतलब लिटिगेशंस ख़त्म ही नहीं होंगी, उसकी प्लेन्स आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। तो इसी को कम करने के लिए ये हमारा एड ऑन हुआ था 1976 अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसने डाला था ये काउंटर क्लेम का प्रोविजन के आप है जो इसी के साथ साथ में अपनी जो डब्ल्यू एस है उसी के साथ में आप अपना प्लेंट डाल सकता है डिफेंडेंट अब, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ठीक है। जो लिटिगेशंस है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये वेपन ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब वो खुद डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है, इसीलिए ये डिफेंडेंट का ऑफेंस रहेगा। इसको इंडिपेंडेंट एक्शन कहा जाता है और इसके लिए सेपरेट सूट मतलब की तरह ही माना जाता है, इसको सेपरेट सूट ही माना जाता है। ऑब्जेक्ट मैंने खुद से लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार किसी और क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाए। तो ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा जो इसका जूरिस्प्रूडेंस होता है कि रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस, एंड इसीलिए मतलब उसका ऑब्जेक्ट यही है। ये 1976 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। तो चलते हम नेचर की तरफ। तो इसका नेचर क्या रहता है? नेचर इसका ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लेम है, ठीक है, क्योंकि मतलब ये थोड़ा हटके है उसके उस जो उसने मांगा था उससे अलग है, इसका खुद का अलग स्टेटस है, ठीक है। और मतलब ये प्लेंटिफ के क्लेम से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्लेंटिव, क्योंकि ये प्लेंट है डिफेंडेंट की, बट ठीक है, तो प्लेंटिव के क्लेम से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्कोप की तरफ। तो स्कोप क्या है? सबसे पहले हमारी जो 6A से लेके 6G तक जो रूल्स है ना इस ऑर्डर 8 के, वो सारे डील करते हैं हमारे काउंटर क्लेम के प्रोविजन से, ठीक है। तो ये जो लॉ कमीशन था उसने ही रेकमेंड किया था कि हमारे बहुत लंबे लंबे ट्रायल चले जा रहे हैं और बहुत सारी लिटिगेशंस हैं, तो उसको कम करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसीलिए लाया गया था, ठीक है, 1976 अमेंडमेंट एक्ट से। तो फिर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि इसके मोड्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो मतलब काउंटर क्लेम को अगर आपको फाइल करना है तो उसके मोड्स क्या है, वो 3 वेज में आप फाइल कर सकते हो। सबसे पहले तो ऑर्डर 8 रूल 1, जब आप अपनी डब्ल्यू एस डालोगे उसी के साथ आप अपना काउंटर क्लेम डाल दो, ठीक है। अगर आपने नहीं डाला तो क्या कर सकते हो, आप अमेंड तो कर ही सकते हो। ऑर्डर 6 में आपको पता ही है कि ऑर्डर 6 में रूल 17 में बोला गया है कि आप अमेंडमेंट का प्रोविजन है, आप एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स विद द लीव ऑफ द कोर्ट अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बाय अमेंडमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बाय सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग हमारी ऑर्डर 8 रूल 9 में दी गई है। ये क्या है, उस पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है
एडिशनल मतलब उसमें ऐसे नहीं लिखा कि एडिशनल रिटन स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन उसका ऐसे ही आता है कि एडिशनल रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताओ। उसमें वर्ड यूज्ड इज सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग हैज बीन टेकन सिनोनिमस टू एडिशनल रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट मतलब उसमें रूल 9 में ऐसे लिखा हुआ है कि एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल की जा सकती है, ठीक है, अगर कुछ छूट गया है, ठीक है। बट वो क्या होता है कि विद द लीव ऑफ द कोर्ट होगा, मतलब कोर्ट को आपको सफिशिएंटली प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा था, ये सब था। और ऐसा भी है कि वहाँ पे टाइम लिमिट भी अभी दिया गया है, वो है कि 30 डेज का से ज़्यादा आपको टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा फॉर फाइलिंग एडिशनल रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो और जो है, जो सेट ऑफ है और काउंटर क्लेम है, वो विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। ये भी ऑर्डर 8 रूल 9 में ही दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मेथड रहेगा टू फाइल अ काउंटर क्लेम। ऑल राइट। सो उन्होंने पूछा है अगले क्वेश्चन में कि हु मे फाइल एंड अप टू व्हाट स्टेज। तो ये जो है, हमेशा हमने देखा है कि डिफेंडेंट ही फाइल करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, काउंटर क्लेम। तो डिफेंडेंट अपना डब्ल्यूएस में डालता है, पर कब डालता है? वो तब डालता है कि जब उसने अपनी सूट फाइल की है। उससे पहले भी डाल सकता है या उससे बाद में भी डाल सकता है, पर किससे बाद नहीं डाल सकता, वो हमारा, ये हमारा प्री का क्वेश्चन भी रहता है। वो रहता है कि जब डिफेंडेंट ने अपनी डिफेंस डिलीवर कर ली है, उससे पहले डालेगा वो, ठीक है। अगर उसकी डिफेंस चल रही है, वो टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, उसके बीच में भी डाल सकता है। बट अगर उसने अपनी डिफेंस डिलीवर कर दी है, उसके बाद में नहीं डाल सकता है वो, ठीक है। तो उससे पहले पहले ही डालना होता है। और मोर ओवर जो ये है पेक्यूनरी लिमिट्स है जो कोर्ट की, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता है। ऑलराइट। सो इसका इफेक्ट क्या रहता है? तो हमें पता है कि इसका इफेक्ट एज अ क्रॉस सूट रहेगा, क्योंकि ये एक सेपरेट इसका स्टेटस है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का है। तो इसको हम क्रॉस सूट की तरह डील करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा प्लेंट का, क्योंकि ये डिफेंडेंट अपना प्लेंट जैसे ही डाल रहा है, बट डाल ये अपने डब्ल्यू के साथ रहा है। तो इसका मतलब, पर इसका ट्रीटमेंट, इस पे रूल्स जो अप्लाई करेंगे वो सब हमारे प्लेंट के होंगे, जो कि हमारे ऑर्डर 7 में दिए गए हैं, वही सब इस पे भी अप्लाई करेगा, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है कि मतलब इसका जो रूल्स होगा ऑब्वियसली, मतलब जो ये मतलब इसका जो प्लेंटिव है, वो इसका जो आंसर देगा वो डब्ल्यूएस में देगा, क्योंकि ये ऐसा प्लेन ट्रीट की जा रही है ना। तो जो प्लेंटिव है, इसका जो आंसर देगा वो रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा, ठीक है। तो प्लेंटिव यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट डाला है, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो अगर प्लेंटिव ने कुछ आंसर दिया है प्लेंट का, ऑब्वियसली इट वुड बी एन रिटन स्टेटमेंट। तो जो रिटन स्टेटमेंट होगा उस पे रूल्स क्या अप्लाई करेंगे? रिटन स्टेटमेंट के ही अप्लाई करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो जो भी ग्राउंड होगा ना, ये हमारा 6B में दिया हुआ है, रूल 6B में, कि अगर कोई भी ग्राउंड है जिस पे वो रिलाई कर रहा है काउंटर क्लेम अपना डालते टाइम, वो उसको स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अपना प्रोसीजरल है कि मतलब क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, वो सब है, ठीक है। और ये भी है क्योंकि इसका सेपरेट स्टेटस है, ठीक है। अब अगर मान लो जो प्लेंटिव है उसने प्लेंट डाली थी, उसी के काउंटर में उसने एक काउंटर क्लेम डाल दिया डिफेंडेंट ने। ऑलराइट। तो जो क्या हुआ कि प्लेंटिव था, उसने अपनी प्लेंट विदड्रॉ कर ली, या फिर उसकी स्टे हो गई है, या फिर डिसकंटिन्यू हो गई है, या फिर डिसमिस कर दी गई है। तो उसका क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा काउंटर क्लेम पे? क्यों पड़ेगा भाई? क्योंकि वो तो हम एक डिफरेंट प्लेट की तरह मान रहे हैं ना, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमारा प्री का बहुत ज्यादा ही पूछा गया क्वेश्चन है कि उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काउंटर क्लेम शैल नेवरथलेस बी प्रोसीडेड अपॉन। ओके, ये है। उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो अपना आंसर लिखते टाइम, जब आप एक्स पार्टे का आंसर लिख रहे हो। ये एक प्रोविज़न है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी आपने सुना है कि, हाँ, हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो प्लेंटिव है उसके, अगर वो नहीं आ रहा तो उसके उस पे हम डिफ़ॉल्ट का डालते हैं, उस पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट जो प्लेंटिव है। बट डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट जो बोलते हैं, ठीक है। बट अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा तो उसके अगेंस्ट एक्स पार्टे ऑर्डर या एक्स पार्टे डिक्री हो जाती है। बट आपने कभी सुना है कि
प्लेंटिफ के अगेंस्ट एक्स पार्टे हो गया। ये बहुत ही एक रेयर प्रोविजन है और इसको आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हो आप जब अपना आंसर लिख रहे हो एक्स पार्टे का आंसर लिख रहे हो, जब भी आपको कोई आंसर आएगा, क्योंकि एक्स पार्टे पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस पर आप बता सकते हो कि एक बहुत ही यूनिक सा प्रोविजन है जहाँ पे अगर प्लेंटिफ इस काउंटर क्लेम को रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, प्लेंट है डिफेंडेंट की। ठीक है, अगर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम डाल दिया, ऑलराइट, उसका प्लेंटिफ को अपने WS में आंसर देना पड़ेगा, बट वो आंसर नहीं दे रहा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि पार्टी स्विच हो गई है। तो प्लेंटिफ अभी डिफेंडेंट है, फॉर डिफेंडेंट जो है अब प्लेंटिफ हो गया है। ठीक है, उसी के लिए तो क्या होगा कि आप एक्स पार्टे पास कर सकते हैं, कोर्ट जो है वो एक्स पार्टे जजमेंट उसके अगेंस्ट प्रनाउंस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, यही इसका इफेक्ट रहेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें है, इन्होंने पूछा है कि whether party can be permitted to file documents which were not filed along with the written statement, explained by citing written relevant legal provisions and judicial decisions. Okay, so इन्होंने पूछा है कि अगर कोई पार्टी ने अपना डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो उसको करना चाहिए था, तो क्या उसको बाद में परमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ आपको लीगल प्रोविजंस बताने हैं और जुडिशियल डिसीजन बताने हैं। तो ये जो है हमारा काउंटर पार्ट रहेगा ऑर्डर 7 रूल 14 के साथ। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये जो है ना, जो लॉ है जो डील करता है जो डॉक्यूमेंट से जो कि WS में है, वो हमारा 2002 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, क्योंकि ये रूल 1A है। ठीक है, ऑर्डर 8 रूल 1A, तो ये ऐड किया गया था 2002 अमेंडमेंट में, ऑब्वियसली प्री का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे कि इसका जो प्रोविजंस है वो बिल्कुल सेम है ऑर्डर 7 रूल 14 से। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 14 पढ़ोगे ना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम डिटो। बट वो क्या है, प्लेंटिफ के लिए है, वो प्लेंट पे अप्लाई करता है, और ये क्या है, डिफेंडेंट के लिए है, ये WS पे अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास कोई आपका डॉक्यूमेंट है WS के साथ, ठीक है, जो आपको डालना था, ठीक है, जो आपको मतलब जिसके बेस पे आप क्लेम कर रहे हो या आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो कि मतलब अपने WS के साथ, तो आपको तभी के तभी ओरिजिनल में डालने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब या फिर आप अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब या अगर उसने डाल दिया तो लिखेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने डाल दिए हैं। अगर उसने नहीं डाले हैं तो मतलब क्या होगा, उसको अगर उसकी पोजेशन में या पावर में नहीं है तो वो बताएगा कि ये मेरी पोजेशन या पावर में नहीं है, तो वो उस जिसकी पावर और पोजेशन में है उसका नाम बताएगा और बताएगा कि उसको बुलाया जाए, तो उसको आप इंटेरोगेटिव्स वगैरह वो सब स्टफ रहेगा, उससे आप बुला सकते हो। ठीक है, तो आप ऑर्डर 11 के बारे में भी यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो कि इंटेरोगेटरी से वो कॉल अपॉन कर सकता है। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन के अराउंड ही रिवॉल्व करना है, क्वेश्चन से हमें भटकना नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है अगर उसने एक बार ओरिजिनल नहीं डाले हैं तो क्या मतलब उसके बाद वो डाल सकता है या नहीं डाल सकता। तो क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो मतलब तो यही है कि सबसे पहले आप उसका डिस्कस कर दोगे कि हमारा ऑर्डर 8 रूल 1A क्या बोलता है। ठीक है, उसने ये बोल दिया, और उसके बाद क्या है कि मतलब अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट थे और उसने प्रोड्यूस नहीं किए, ऑर्डर टू रूल 2 का यहाँ पे रिफ्लेक्शन है कि अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे उसने प्रोड्यूस नहीं किए और बाद में वो डॉक्यूमेंट्स देना चाहता है एज ए एविडेंस, तो वो नहीं दे सकता। बट वो उसको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब उसका मतलब उसको पता ही नहीं था मेरे पास ये है या कुछ ऐसा हो गया, कुछ उसके पास सफिशिएंट कॉज है, तो वो ऑब्वियसली लीव ऑफ द कोर्ट लेगा। ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, तो कोर्ट का डिस्क्रेशन रहता है। ठीक है, और ऑर्डर जो ये है ऑर्डर 8 रूल 1 सब क्लॉज 4, इसमें इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब ये जो लाइन है ना हर जगह ही यूज़ की गई है। ये हमारा ऑर्डर 7 रूल 14 में भी थी। ठीक है, तो ये मतलब हमारा हम आगे जाके देखेंगे कि ऑर्डर 13 में भी है। ठीक है, तो ये लाइन है कि सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आप नहीं पुट अप कर सकते जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करने हैं। ठीक है, जो क्योंकि ये क्या है,
ये आपकी एविडेंशियरी डॉक्यूमेंट्स है। ये आप तब दोगे ना जब आप एविडेंस दे रहे हो, जब आपको डिस्प्रूव करना है या कुछ करना है। तो ऐसे ही थोड़ी ना दे जाओगे आप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये तो अगर उसको पता चल जाएगा, फिर आपका क्रॉस का क्या मतलब रहेगा अगर आपने पहले ही पुट अप कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉपीज भी देनी होती है दूसरी पार्टी को। अगर आपने पहले ही बता दिया भाई मैं ये तेरे 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 लिए ये प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली रेडी रहेगा ना। आपने तो अपना डिफेंस वीक कर लिया है इससे, ठीक है। तो ये और जो रिफ्रेशिंग द मेमोरी है ना, ये सब ये आप नहीं पुट अप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप नहीं, मतलब अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इसको इसके लिए आप पे बात नहीं है, ठीक है। और रिफ्रेशिंग द मेमोरी आपको पता ही है कि मतलब 159, अगर आप 159 पे जाते हो इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उसमें बताया ही गया है 161 और 162 में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बताया गया कि अगर उस पार्टी ने एक बार यूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी का राइट बन जाता है कि दूसरी पार्टी भी अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकती है। बट ये मतलब हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है नॉलेज का, सिर्फ इतना बताना है जितना पूछा गया है। क्वेश्चंस में ऐसे होता है, मेंस राइटिंग के टाइम ऐसे होता है कि आपको बहुत आता होता है उसके साथ उसके लिए, बट आपको ये भी देखना है कि दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचाना है। सब नॉलेज एक ही क्वेश्चन में नहीं झाड़ देनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन मिनिमम अगर 5 मार्क्स पे आपको फेच कर रहा है, तो आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो छूट रहे हैं जो कि प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, शो ऑफ नहीं करना है। जितना पूछा गया है उतना बताना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है शो ऑफ, पर बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। ऑलराइट, ठीक है। चलो अब चलते हैं ऑर्डर 13। तो क्या हुआ कि ऑर्डर 13 में भी अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। ऑर्डर 13 जब अमेंड किया गया था तो उसमें क्या वर्ड ना अब क्या कर दिया है कि शैल यूज कर दिया है, कि अब क्या हो गया है कि उसको अगर कोई पार्टी ने पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले थे ओरिजिनल में, उसने सिर्फ कॉपीज डाल दी थी या फिर लिस्ट डाल दी थी, बट उसने मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले थे, ठीक है। तो क्या होगा कि सेटल जब इशू सेटलमेंट से पहले उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में डालनी है, ये अब शैल है। तो ये ड्यूटी मतलब कोर्ट की है कि वो ये इंश्योर कराए कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले जाएंगे। अगर आपने कॉपी डाली है तो उससे पहले पहले ही आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालो, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि अब कोई डिस्क्रेशन नहीं रहा है कोर्ट के पास कि मतलब टू एक्सरसाइज रिलेटिंग टू टाइम व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फाइल्ड, ठीक है। पहले क्या होता था कि कोर्ट की मर्जी थी कि जितना मर्जी टाइम दे सकता था आपको, कि ठीक है भाई डाल दे, आराम से डाल, अपन बैठे हैं। ऐसे ऐसे करके कोर्ट बहुत ही मतलब आपका भाई बनता था। बट अब आपका कोर्ट भाई नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है। तो अभी क्या होगा कि कोर्ट इंश्योर करेगा कि मतलब डॉक्यूमेंट्स डाले गए हैं कि नहीं बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ऑलराइट, तो इसमें आपको एक जजमेंट मेंशन करना है क्योंकि उन्होंने जजमेंट पूछा है, तो ये जजमेंट रहेगा हमारा। तो यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है बट दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, बट इससे आपका काम चल जाएगा क्योंकि इसमें वही कुछ बताया गया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये एक जो केस है इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट जो था ना, उसने क्या किया था, कोई मतलब उसने डॉक्यूमेंट पुट अप नहीं किए थे, ना ही उसने कोई लिस्ट पुट अप की थी जो कि पुट अप करनी चाहिए थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। बट उसने ये बोल दिया कि ड्यू टू इनवर्टेंस हम नहीं कर सकते, इनएडवर्टेंस हम डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई ग्राउंड नहीं है, कहाँ लिखा है कि तुम अपना इनएडवर्टेंस के बेसिस पे मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करोगे। ये कोई ग्राउंड नहीं है। आपको सिर्फ जो मतलब जो एक्सेप्शंस ऑर्डर 13 रूल 1 सब क्लॉज 3 में दी गई है या फिर ऑर्डर 8 रूल 1 सब क्लॉज 4 में दी गई है ना, दो एक्सेप्शन जो हमारी है, बस वही एक्सेप्शंस है। उसके अलावा कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि यहाँ जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स पुट अप नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो इसके लिए आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओरिजिनल में डालने ही डालने हैं। तो इसीलिए अगर मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालता है पार्टी ओरिजिनल्स में, ठीक है, और इशू सेटल हो गए हैं, तो फिर कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है
कि मतलब आपको उसके बाद अलाउ किया जाए। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रहेंगी, जबकि मतलब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मतलब आपको अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज मतलब ये कोर्ट की ड्यूटी है कि बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज वो ओरिजिनल वो बोले उसको कि आप ओरिजिनल में प्रोड्यूस करो। तो इसमें आपको बस ऑर्डर 8 का ये रूल बताना है, रूल 1A, और 13 रूल 1 का रेफरेंस देना है। तो इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। So all right, I hope you found it interesting and helpful. So thank you so much, guys. Take care.